नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे का सेशन और 2 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर 82 अंकों का इजाफा। ध्यान रहे, कोशिश तो हमने खूब की थी 19,500 तक पहुंचने की। 498 को हम छूकर थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन डे हाई की तरफ ही मार्केट इस समय बना हुआ है। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी। 44,700 पर इस समय है। हम करीब करीब 62 पॉइंट दूर है या फिर 52 पॉइंट दूर है डे हाई से, और डे लो जो था वो 44,520 का था। तो यहाँ पर भी एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही है कल के लॉसेस से, कल के प्रेशर से। आज ऑफ कोर्स मिड कैप इंडेक्स भी एक कमबैक जोन में है। 150 पॉइंट तक का इजाफा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, और कुछ एक्सेप्शनल ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। एक स्टॉक मैं आपको दिखा देती हूं कैश मार्केट वाला, वो है जोमैटो, जहां पर नतीजों के बाद, कल याद होगा आपको दोपहर में नतीजे आए थे और हम यही कोशिश कर रहे थे समझने की कि क्या प्योर प्रॉफिट है या फिर कुछ एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा ऑपरेशनली बहुत ही शानदार नंबर, और 2 करोड़ का कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, उसके बाद आज कई सारी ब्लॉक डील्स हुई और वो स्टॉक 11% ऊपर 95 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये एक स्टार परफॉर्मर है। और ऑफ कोर्स आईटी काउंटर्स की तरफ से भी आज सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता दिखाई दे रहा है, आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए निफ्टी आईटी आपके सामने 1.5% ऊपर। तो ये है मार्केट का हाल। अब फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं हमारे जानकारों ने कल दोपहर तक किस तरह के रिटर्न्स बनाए। कुछ शॉर्ट ट्रेड्स लेकर अच्छी कमाई हमारे जानकार कर रहे हैं। नीरव 10-10.25% के रिटर्न पर 8.72% के रिटर्न्स अमोल के रहे। विरल ने हालांकि अपने गेन्स गंवाए एंड -0.47% के रिटर्न्स पर आए। आप तीनों का ही स्वागत है। विरल, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, तेजी के ट्रेड्स या मंदी के ट्रेड्स, या दोनों का बैलेंस होना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से दोनों का बैलेंस रहेगा। हालांकि हम देख सकते हैं कि आज गैप अप ओपन है, क्या अभी थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अगर 19,500 और ये सब लेवल्स क्रॉस नहीं करता तो मुझे लगा यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने मिल सकता है, फिर से नीचे में 19,400 के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा साइडवेज रहेगा। उसको स्ट्रॉन्ग फुल बैक के लिए 19,500 का लेवल क्रॉस करना जरूरी रहेगा, तो ही हम ऊपर में 19,600 देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। तो देखते हैं कि क्या टिकता है या फिर फिसलता है। अच्छा, कल की 2 टॉप ट्रेड्स, नीरव ने चोला इन्वेस्टमेंट पर एक सेल कॉल दिया था। प्रॉफिट बुकिंग भारी थी वैसे भी फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल लेड में, वहां पर 2.5% के रिटर्न्स बने। अमूल का रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया खूब चला, करीब 2.5% तक की कमाई वहां पर हुई। तो एक सेल एक तेजी का ट्रेड जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर गया है। अमोल, आज की रणनीति लार्जली क्या है मार्केट में, तेजी या मंदी? आई थिंक मिक्स व्यू है। इंडेक्स व्यू अगर हम देखते हैं हर्षदा जी, तो एक काफी शार्प सेल ऑफ के बाद मार्केट एक पॉज ले रहा है। रिवर्सल में नहीं बोलूंगा क्योंकि गैप अप खुला है, अभी भी कंफर्मेशन मिसिंग है। बट आई थिंक दोनों तरफ वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और वो एक अच्छा है कि टेम्पररी अगर बॉटम बनने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चालू होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मिक्स व्यू है, बट स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे एक्शन है वहां पे आई थिंक ट्रेड्स लेना काफी बेटर होगा। थोड़ा सा आप बैलेंस करके चले। नीरव, आप भी तेजी मंदी दोनों आइडियाज पर फोकस करेंगे? या गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मोस्ट डेफिनेटली देखिए, एट दिस पॉइंट एक अच्छा सेल ऑफ के बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी बीच में खड़ा है एकदम। सो तय करना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से एकदम रिवर्सल हो गया है, क्योंकि कंफर्मेशन मिसिंग है, या यहाँ से सेकेंड हाफ में सेलिंग आएगा। सो दोनों ही ट्रेड्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेटर है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी सेलिंग हुई थी कल के दिन में, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें रिवर्सल्स आए हैं, और अच्छे रिवर्सल्स आए हैं, और लॉन्गर टर्म पैटर्न स्ट्रांग है। तो वैसे स्टॉक्स पे आप फोकस करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बैंक निफ्टी ने कल अपना 50-डे मूविंग एवरेज टच किया और उसके ऊपर बंद हुआ, और आज भी उसके ऊपर ही है। तो जब तक ये बचाए रखता है बैंक निफ्टी का 50-डे मूविंग एवरेज, जो अराउंड 650 के पास में है, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ से वापस एक अच्छा बाउंस बैक अगले दिनों में हम देख पाएंगे की उम्मीद जरूर है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। नीरव का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। कल इनका एक ट्रेड खूब कमाई करके गया, और आज फिर किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे, नए ट्रेड्स कौन से आएंगे, उसकी बात करते हैं। तो नीरव का चोला इन्वेस्टमेंट पे सेल कॉल था।
और वहां पर इन्होंने अच्छा खासा गेन बनाया, प्रॉफिट बुक कर लिया और अदानी पोर्ट एक बाय कॉल था, वहां पर एग्जिट कर लिया। नीरव, आज का नया ट्रेड? ये देखिए, मेरा पहला ट्रेड मैं बाय साइड में दूंगा जमुना ऑटो। मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है इसमें बहुत बढ़िया एक रिवर्सल हुआ है पोस्ट द 100 लेवल्स। अच्छा वॉल्यूम्स दिखा है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था 105 के ऊपर, जो स्टॉक ने रीटेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपसाइड आ सकता है, तो 111 के पास में है, इसे बाय करें। 105 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 125 130 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो 125 130 के टारगेट के लिए जमुना ऑटो बाय है, 105 आप स्टॉप लॉस के तौर पर लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। वीरल का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो वहां पर अपोलो हॉस्पिटल को ये दरअसल होल्ड कर रहे हैं, और कमिंस में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हालांकि कमिंस के नंबर्स और कमेंट्री अच्छी रही है। वीरल, आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा? बाय साइड में कोरोमंडल इंटरनेशनल का रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद हमें अपसाइड रैली मिली थी, और काफी 2 दिन की गिरावट के बाद आज हमें अपसाइड मूवमेंट देखने मिल रही है, और इसका जो प्रीवियस है उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर में हमें अच्छी खासी तेजी मिल सकती है, ऊपर में 1100 तक के हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो हम ये लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 1100 के लेवल्स रहेंगे और नीचे में 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1010 का स्टॉप लॉस और 1100 का टारगेट। कोरोमंडल इंटरनेशनल 10 रुपए 75 पैसे की मजबूती दिखा रहा है। ये एक बाय साइड का ट्रेड है। अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और अमोल ने तो कल कमाल कमाया रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में। प्रॉफिट बांधा इन्होंने 117.25 के लेवल पर, और GIC RE मुझे याद है इन्होंने जोड़ा था और फिर 206 पर एग्जिट कर लिया। आज का नया ट्रेड अमोल? जी, मुझे एक NLC इंडिया अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 116.20 है टारगेट। मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 125 तक, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 113.20 का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा उसमें। आई थिंक स्टॉक अगर हम देखते हैं तो ये बड़े करेक्शन में भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कंसोलिडेशन है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन लग रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो एक नया टॉप उसमें लगने के चांसेस दिख रहे हैं। सो एक NLC इंडिया मुझे एट करंट लेवल्स अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में हम शायद NLC इंडिया के नंबर्स को भी एनालाइज कर रहे थे। डिसेंट परफॉर्मेंस था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और 125 के टारगेट के लिए एक मौका आप कह रहे हैं तेजी की तरफ रखें। 113 रुपए 20 पैसे के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 3 ट्रेड्स आ चुके हैं। अब आगे एक एक स्टॉक और जोड़ सकते हैं हमारे जानकार, उस पर आएंगे। लेकिन बात करते हैं चोला इन्वेस्टमेंट की। कल स्टॉक में भारी भरकम मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो चला था। इस समय स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर 1.1% की रिकवरी देखने को मिली है, और कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो आप कह सकते हैं यहाँ पर मुनाफा जो है 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ब्याज से आय में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली। हाउएवर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 11 क्वार्टर के लो पर है। तो किस वजह से वो प्रेशर आ रहा है, और ओवरऑल डिसबर्समेंट की स्थिति क्या है, सब पर बात करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अरुण सेलवंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर अरुण, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट। I want to start with the net interest margin figure, sir, because that seems to be at an 11-quarter low. Any particular reason for them to be at this level? And is it likely that there is room for improvement in the coming quarters? See, yeah, the way it is being presented as 11-quarter low is because we had enjoyed a reduction in the cost of fund rates over the last 2 years, which is, because of the COVID. And so that's where you are seeing as if it's 11-quarter reduction. So has been the case with many others in the industry. Yes, to answer your second part, yes, the NIMs will stabilize. Because we have the vehicle finance book, which is a fixed rate book, which is a large part of our book. Almost 62% of our book is vehicle finance, which is at a fixed rate and which has been, lent at rates which are slightly lower, taking into factor the lower interest rate prevailing in the intervening period.
So we are changing the rates as the rates increase, the cost of funds increase. We have also been increasing the rates. The proportion of that book will change over the next 2 to 3 quarters. It has been changing over the last 3-4 quarters. It will change to a larger extent in the next 2 to 3 quarters, and we expect NIMs to start improving from the third and fourth quarter of this year. Okay, third to fourth quarter. But Yeah. what are your expectations? Where would you like your margins to be stable at? Would they be in the 8 to 9 band or higher? See, we have a very wide portfolio mix. We have vehicle finance, we have home loan, we have loan against property, and we have other 3 new products, etc. Each of these yields are different. So looking at the NIM per se would not be right, because we have yields which are ranging all the way down from 10.5% to 22%. So the NIMs will keep varying depending on the product mix, which is the whole point of the diversification strategy we are following. Okay. That's where we always say you should look at the overall profitability percentage. The profit before tax percentage to the average assets, we have committed to be in the range of around 3.5% over a cycle. So we will stick to that and we will deliver that. Okay. Now, the reason the NIMs came under pressure was because your cost of funds had increased. Have they peaked out at this point in time, or you think there could be another rate hike that the RBI can come out with, considering that's what the Federal Reserve has also been doing? So is there another quarter of this cost of fund going up maybe? If there is a subsequent RBI action resulting in cost of funds going up, the repo rates going up, yes, there would be some impact, because then banks would also follow suit and increase their MCLR, etc. Banks is our primary source of funding, so to that extent there is some possibility, yes. So the vehicle finance business, and I was seeing this, that on a year-on-year basis, it's increased 32%. Is this likely to continue? Is this a stable growth to have? See, in Q2, which is the current quarter, which is July, August, September, we will see some slowdown, because this is inauspicious months are there. People don't buy vehicles. It's rainy season, so people will defer purchases. So in Q2, you may see some amount of plateauing of the growth, and then you will see some growth happening in the Q3 and Q4, which is when the new festival season comes. People buy new vehicles, etc. What about your new businesses, sir? How are they doing, and what is it that you would expect from them in the coming quarter or by the end of the year? The new businesses are doing very well. Actually, considering the profile of these businesses, their NCLs are still low. But we are watching it carefully, because we want to see certain quantum of the assets growing, basis which then we will be able to assess the portfolio performance over a cycle. So we are watching this, and as of now, they are doing extremely good. We will watch this and then scale them up. Sorry, I got a cold. So over the cycle, we expect this to be in the range of around 15% of the overall book. Okay. Mr. Arul, on the new business front, now the concern that the street also has is that usually these new businesses also come with slightly higher NPAs. The kind of adherence in NPAs that you followed at this point in time, we've seen them reduce to nearly 4.3%, if I'm not mistaken, on the gross NPA level. You'll be able to maintain that? You'll be able to keep your asset quality absolutely in check despite the growth in the new business? So the new businesses are prone for slightly higher NPAs, and they are more than adequately compensated by higher yields. Yes, our endeavor would be to keep these at the same levels, and we will work, and actually we still have more headroom to reduce even in the old businesses. So to that extent, you will see reduction in the NPAs. I am confident about that. However,
as since you specifically asked about the new business, I'm saying there the NPA numbers from what they are for the current quarter, etc., it will have a marginal increase, but the overall company's NPA numbers would show some reductions. Thank you very, very much, Mr. Selvan, for taking time out. Arul Selvan, कंपनी के CFO, डिटेल्स देते हुए कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है, इसीलिए हमने देखा है मार्जिन्स पर दबाव, लेकिन यहाँ से आगे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा, खासतौर से तीसरी और चौथी तिमाही ज्यादा बेहतर रहेगी Q4 में, क्योंकि हम देख रहे हैं अधिक मास के चलते और मॉनसून के चलते ज्यादा लोग ना ही नए लोन्स लेंगे, ना ही नई व्हीकल्स परचेज करेंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही में पूरा भरोसा है कंपनी का कि वहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी और एसेट क्वालिटी नए बिजनेसेस में, जिसका पोर्शन इसमें बहुत छोटा है, वहां पर थोड़े से हाई रहते हैं एनपीए, लेकिन ओवरऑल बुक में ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, इनफैक्ट उसमें कमी ही देखने को मिलेगी। स्टॉक आज एक पुल बैक जोन में देखने को मिला है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकार देखते हैं कि एक नया स्टॉक इस समय जोड़ रहे हैं या नहीं, या फिर दोपहर का करेंगे इंतजार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने एक ट्रेड जोड़ा है। अमोल, नया ट्रेड इस समय देंगे या दोपहर का इंतजार होगा? आई थिंक थोड़ा वेट करूंगा मैं हर्षदा जी, दोपहर में कुछ सेक्टरल रोटेशन होता है तो उधर देने का प्लान है। नीरव? वेरी सिमिलर एक्चुअली। आप देखें तो मार्केट्स वॉलेटाइल रही है ये हफ्ते, सेकेंड हाफ में रिवर्स हो जाती है, तो आई ऑल्सो वेट। विरल, आपका क्या इरादा? मेरा भी सेम रहेगा, मैं भी थोड़ा वेट करूंगा, सेकंड हाफ में देखेंगे, वो हिसाब से फिर दूसरा ट्रेड देंगे। ठीक है, तो सेकंड हाफ का इंतजार रहेगा। वैसे बाय द वे निफ्टी अब 19,500 पर वापसी दिखाता हुआ 19,501 के लेवल्स अभी अभी आपको दिखाई दिए, हल्का सा अपटिक देखने को मिल रहा है और इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए, क्या कहां से बढ़त हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में कमाएंगे, क्या ट्रेड्स इन्होंने जोड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। अमोल ने नेवली लिग्नाइट, जिसे हम अब NLC इंडिया कहते हैं, ये जोड़ा 125 का टारगेट, 113 रुपए 20 पैसे स्टॉप लॉस है, 0.26% कमा कर दे रहा है ये स्टॉक। फिर आते हैं आप नीरव के पोर्टफोलियो पर। जमुना ऑटो इन्होंने जोड़ा 125 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर लगभग 0.45% तक के रिटर्न्स बनते हुए। वीरल के केस में अपोलो हॉस्पिटल को होल्ड कर रहे, 5,200 का टारगेट है, 4,900 का स्टॉप लॉस। कॉरमंडल इंटरनेशनल 1100 के टारगेट के लिए तेजी की और 1,010 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा। अपोलो हॉस्पिटल ड्रैग करा है, कॉरमंडल की तरफ से भी ज्यादा कुछ योगदान नहीं है, 0.13% का हल्का सा दबाव देखने को मिला है। 10.59% के रिटर्न्स पर नीरव, 9.07% के रिटर्न्स पर अमोल और वीरल छेड़ा अब 0.87% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन ध्यान रहे एक जगह हमारे तीनों ही जानकारों ने खाली रखी है। आगे दोपहर में एक ट्रेड आएगा, उसका कितना फायदा मिलेगा उस पर हमारी नजरें रहेंगी। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक अपडेट तो लाएंगे ही, लेकिन साथ ही आज 3:20 पर मार्केट बंद होने से ठीक पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत होगी। शानदार इनफैक्ट स्टॉक्स आपने दिए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने पूरी अपनी चाल ही बदल ली, लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से आए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।